महाराष्ट्र के नांदेड़ की, जहां पर बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 24 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 12 नवजात बच्चे शामिल हैं, जबकि बाकी 12 लोग अलग अलग उम्र और अलग अलग बीमारी से ग्रस्त थे। ये है नांदेड़ के डॉक्टर शंकर राव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 24 मरीजों की मौत हो गई। एक झटके में इतनी मरीजों की मौत से पूरे इलाके में मातम पसरा है, जबकि अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है। मृतकों में 12 नवजात बच्चे और 12 वयस्क मरीज थे। वयस्क मरीजों में 4 हृदय रोगी, 3 एक्सीडेंट, 2 लीवर की बीमारी और 1 पेट की बीमारी से ग्रसित थे, जबकि एक महिला मरीज की मौत डिलीवरी के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में नांदेड़ जिले के साथ साथ बाहरी इलाकों से भी काफी मरीज इस अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिनमें से कई मरीजों की स्थिति बहुत गंभीर थी। यही वजह है कि एक साथ इतनी मौत हो गई। 70 ते 80 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये असं हॉस्पिटल कुठे उपलब्ध नसल्यामुळे सर्व पेरिफेरीचे अत्यवस्थ आणि गंभीर अवस्थेतील रुग्ण हे आमच्याकडे भरती होतात। अस्पताल प्रशासन भले ही वजह गिना रहा, लेकिन महाराष्ट्र से आई इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और देखिए, सरकारी अस्पताल में एक साथ इतनी मौत पर सियासी हलचल भी अब देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मामले पर दुख व्यक्त किया, साथ ही बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, नांदेड़ महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी से 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। भाजपा की नजर में गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। शंकर राव चौहान अस्पताल में एक साथ इतनी मौत की वजह दवाइयों की कमी बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अस्पताल प्रशासन ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आवश्यक दवाओं का स्टॉक उपलब्ध है। जिला योजना से इस वित्तीय वर्ष के लिए 12 करोड़ की धनराशि दी गई और 4 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। मरीजों का जरूरत के अनुसार उपचार किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक अशोक चौहान ने अस्पताल का जायजा लेने के बाद कहा कि 70 मरीज अभी भी क्रिटिकल हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में यह पता चला है कि अयोध्या का राम मंदिर और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी इनके निशाने पर था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अनुष्ठान की तारीख तय होने के कुछ दिन बाद ही आईएसआईएस आतंकियों की गिरफ्तारी से जो खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान करने वाला है। आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि ये जल्द ही बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, भीड़ भाड़ वाले बाजार और रेलवे स्टेशन थे। साथ ही इनकी प्लानिंग बीजेपी आरएसएस नेताओं को भी टारगेट करने की थी। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ये बगदादी ब्रिगेड गुजरात के कई शहरों में बड़े नेताओं के रूट की रेकी भी कर चुकी थी। पुलिस को आतंकी शहनवाज के घर से आईईडी बनाने का सामान भी मिला है। दिल्ली, लखनऊ और मुरादाबाद से गिरफ्तार इन आतंकियों को पाकिस्तान में बैठे इनके आका गाइड कर रहे थे। इन्होंने कई जगह ट्रेनिंग कैंप बना रखे थे और जहाँ प्रयोग कर अपने हैंडलर्स को रिपोर्ट भी भेजते थे। गिरफ्तार आतंकियों से आगे की पूछताछ के लिए 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का पहला चरण जल्द ही पूरा होने वाला है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। इस बीच भगवान श्री राम का स्तंभ अयोध्या पहुंचा तो रामनगरी का उत्साह देखते ही बन रहा था। श्री राम स्तंभ के अयोध्या पहुंचने पर विधि विधान से इसकी पूजा की गई। इस दौरान मौके पर मौजूद सैकड़ों श्रद्धालु भक्ति भाव से डूबे नजर आए। कार सेवकपुरम में राम स्तंभ का पूजन संपन्न हुआ। अभी ये स्तंभ यही रहेगा और फिर इसके बाद एक निश्चित तिथि, निश्चित मुहूर्त देखकर इसे स्थापित किया जाएगा। पंचोपचार से पूजन किया गया, भगवान श्री राम की स्तुति की गई और विश्व कल्याण के लिए इस स्तंभ के आधार से विश्व में एक शांति का मार्ग खुले। चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो उतना ही मूल्यवान या उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि भगवान श्री राम का जीवन चरित्र महत्वपूर्ण है।
आपको बता दें कि फिलहाल इस राम स्तंभ को कारसेवकपुरम में रखा जाएगा और फिर मणि पर्वत के ऊपर स्थापित किया जाएगा। यहाँ मंदिर में भगवान श्री राम और उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे तो ये पर्वत ही उनका पहला पड़ाव था। लंबे रिसर्च के बाद ऐसी 249 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां श्री राम स्तंभ को स्थापित किया जाएगा। चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखने के लिए सेना ने अब एक नई रणनीति तैयार की है। दरअसल सरकार अब LAC पर जासूसी पोस्ट बनाएगी ताकि लद्दाख से अरुणाचल तक घुसपैठ को रोका जा सके। LAC पर चीन की बढ़ती चालबाजियों से निपटने के लिए भारतीय सेना लगातार नए हथियार और उपकरण तैनात कर रही है, लेकिन चीन है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में भारतीय सेना ने चीन की हरकतों पर और भी बारीकी से नजर रखने के लिए एक नई योजना तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक भारत चीन बॉर्डर पर सरकार इंटेलिजेंस पोस्ट बनाएगी। ये पोस्ट इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की चौकियों पर और लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मागो से होगी, जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के चुना सेक्टर में चीन की सीमा के करीब पहला गाँव है। इस गांव में 2020 में ही एक ऑल टेरेन मोटर रोड बनाई गई थी और ये सड़क हर मौसम में खुली रहती है। हर बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट पर ब्यूरो के 4-5 अधिकारी तैनात रहेंगे और ITBP के जवान उनकी सुरक्षा करेंगे। LAC पर चीन की बढ़ती गतिविधियों और अतिक्रमण को देखते हुए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ तैनात अधिकारी दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और सीनियर ऑफिसर सरकार के साथ अपडेट शेयर करेंगे। बात बिहार की, जहां जातीय जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है। आज CM नीतीश ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासी पारा भी चढ़ गया है। PM मोदी ने मध्य प्रदेश की रैली में कांग्रेस पर निशाना साधा। करना नहीं चाहिए, हम तो बात से डिमांड कर रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना का शोर कल दिन भर छाया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में थे, मगर उन्होंने यहाँ भी इसकी चर्चा की। PM मोदी ने कहा, कांग्रेस पहले भी लोगों को जाति में बांटती थी और आज भी बांट रही है। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वहीं जिस कांग्रेस ने 2011 में जनगणना के बाद जाति के आंकड़े जारी नहीं किए थे, अब ऐलान कर रही है कि 2024 में सत्ता आई तो देश भर में जातियों की गिनती कराएगी। पता चलना चाहिए किस बिरादरी की कितनी तादाद है और ये पूरे देश के अंदर होना चाहिए। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार में शामिल मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना का समर्थन कर नए विवाद को जन्म दे दिया है। हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। मैडम, एक बड़ी जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट जारी होने के बाद पूरे बिहार में अब एक नई बहस छिड़ गई है। बिहार के युवाओं का ऐसा कहना है कि जातीय जनगणना से पहले सरकार को रोजगार के लिए कदम उठाने चाहिए थे। जातीय जनगणना होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ज्यादा करके राजनीति होता है, जातीय आधार पर राजनीति होता है। जातीय जनगणना बिल्कुल ठीक है, गलत है। सबसे बड़ी चीज है बेरोजगार और आर्थिक सर्वे करना चाहिए। इससे पता चल सकेगा राज्य में किस जात के कितने लोग हैं और उसका हर क्षेत्र में क्या योगदान है। ये सारा चुनावी स्टंट है और जाति में मतलब विभक्त करने का एक तरीका है, दूसरा ये कुछ नहीं है। जातीय सर्वे हुआ है, इस पर क्या लग रहा है बिहार में राजनीतिक उथल पुथल? नहीं, सही चीज है, सही चीज है, होना चाहिए था, होना चाहिए। जाति को बांटने का जो किया जा रहा है, सरकार जो है जनता को भटका रही है इधर उधर के मामलों को लाते हुए। ठीक है, रोजगार पर उसको ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं दे रहे। हम अच्छा तरह से उसको देख रहे हैं, तो ये उन्नति का एक प्रशस्त मार्ग है जो है, ये इसको हम लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए कि हम लोग मनुष्य जाति से